सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसकी डिज़ाइनिंग की बात इस चैप्टर में की गई है। तो एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। बेसिकली स्कूल में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गए, गार्ड हो गए, प्यून्स हो गए, यानी जो आपके चपरासी वगैरह हो गए। ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। टीचर में भी बात करें तो कोई क्लास टीचर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और उन लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके हिसाब से पावर होती है। ठीक है, इसी तरीके से देश के अंदर भी लोग रहते हैं, तो देश भी किसी नियम कानून से चलेगा। अगर कोई नियम कानून ना होगा तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो देश के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और किसके पास क्या जिम्मेदारी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट के पास क्या जिम्मेदारी है, इनके पास क्या पावर है, क्या डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं रूल एंड रेगुलेशन, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर दे कि भाई कल से लॉकडाउन लगेगा या आज रात से लॉकडाउन लगेगा 1 हफ्ते का, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा, वो कैसे दिया? उसको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर मिली है इस तरह के डिसीजन लेने की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। आप कह दो कल से लॉकडाउन है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो जिम्मेदारी नहीं है और आपको वो पावर नहीं मिली है। तो इसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल एंड रेगुलेशन को लिख दिया गया है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होगी, वो क्या कर सकता है, एक आम आदमी के पास क्या पावर है, उसके क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, यही जो सारी चीज़ें होती हैं, रूल एंड रेगुलेशन, पावर, जिम्मेदारी, यही हमारा कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी की डिज़ाइनिंग, की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, वो रूल एंड रेगुलेशन क्या हो, कैसे लिखें, इसी के बारे में इस चैप्टर में बात होगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा 2.1, वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक का मतलब जहाँ पर जनता चूज़ करेगी कौन रूल करेगा, ठीक है, किसकी सरकार बनेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बता ही दिया। तो हम साउथ अफ्रीका की थोड़ी स्टोरी देखेंगे। यहाँ पर अब लेफ्ट साइड में जिनकी आप इमेज देख रहे हो, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के थे। इन्हीं के स्टेटमेंट से हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन, यानी मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मुकाबला किया है। देखो, डोमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? वैसे तो कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ जो मीनिंग हम लेंगे वो है सुप्रीमेसी, यानी वाइट लोगों की जो सुप्रीमेसी होती है। सुप्रीमेसी मतलब समझ रहे हो कि जो बहुत सुप्रीम हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जो सबसे ज़्यादा ऊपर हो, कह सकते हो। ठीक है, वो सुप्रीम कहलाएगा। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप जानते हो अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, तो साउथ अफ्रीका में भी काले लोग रहते हैं। हुआ ये कि यूरोप से लोग, यूरोप के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। अब ब्रिटेन ले लो, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या होते हैं? गोरे लोग होते हैं। तो यूरोप के जो गोरे लोग थे, जो वाइट लोग थे, वो आकर साउथ अफ्रीका पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से उन्होंने नियम कानून बनाए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जो वाइट लोगों को ज़्यादा पावर दे रहे थे, ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे थे। ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे थे। और जो ब्लैक लोग थे, यानी जो काले लोग थे अफ्रीका के, जो वहाँ के रहने वाले, हमेशा से जो वहाँ के रहने वाले थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो बेसिकली हम ये कह सकते थे कि जब वाइट लोग आकर साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिए, तो वाइट लोगों का डोमिनेशन था, वही लोग सबसे ज़्यादा सुप्रीम थे। तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। अब ब्लैक डोमिनेशन कैसे? देखो, वाइट डोमिनेशन हुआ, गोरे लोगों का कब्जा हुआ, अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ें बनाई, लेकिन एक टाइम आया जो ब्लैक लोग थे वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा अब हम इसका मुकाबला करेंगे और अपना जो हक है वो हम ले कर रहेंगे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई, और जो गवर्नमेंट थी, वाइट लोगों ने जो गवर्नमेंट बनाई थी, जो साउथ अफ्रीका पर रूल कर रही थी, उसको इन ब्लैक लोगों के सामने झुकना पड़ा और ब्लैक लोगों की बात को मानना पड़ा। तो ये वो दिन था जब ब्लैक लोग जीत गए थे। तो बहुत सारे ब्लैक लोगों ने कहा कि अब हमारे हिसाब से देश चलेगा, ऐसे हम नियम कानून बनाएंगे जो काले लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे, ज़्यादा पावर देंगे। और अभी तक जो वाइट लोग हमारे ऊपर करते आ रहे थे ना, जो हमारे साथ बर्ताव कर रहे थे, अब हम इनके साथ करेंगे। तो फिर से ये जो आपके नेल्सन मंडेला थे, ये सामने खड़े हो गए कि कहा देखो, हमने वाइट लोगों के गलत काम के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अगर तुम भी वैसा काम करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होऊंगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है।
आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। चेरिश का मतलब किसी चीज़ को पालना पोसना, बड़ा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना। और आइडियल का मतलब आदर्श होता है, यानी जिस चीज़ की आप कामना करते हो, उम्मीद करते हो। तो नेल्सन मंडेला की जो उम्मीद थी कि एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक होगी, जहाँ जनता चूज़ करेगी कौन रूल करे, और सोसाइटी हमारी आज़ाद होगी। तो कहा ये जो मेरी उम्मीद है, इसको मैंने बड़ा किया है, इसी की केयर की है, इसकी प्रोटेक्ट की है। ऐसी सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जिस सोसाइटी में सारे ही लोग मिलजुल कर एक साथ रहें और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास बराबर मौके हों, चाहे वो गोरा हो या काला हो, ठीक है। तो कह रहे ऐसी सोसाइटी के लिए मैंने उम्मीद की है और इसी आइडिया को लेकर मैं आगे चला हूँ। ये वो आइडियल है, यानी ये वो उम्मीद है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और उसे हासिल करना चाहता हूँ कि ये चीज़, ये जो मेरी उम्मीद है, ये जो मैं कामना कर रहा हूँ, ये पूरी हो जाए, कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और सबके पास बराबर मौके हों, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई डोमिनेट ना हो, कोई सुप्रीम ना हो। बट इफ़ नीड्स बी, और अगर इस बात की ज़रूरत पड़ी तो ये वो आइडियल है जिसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। ये शब्द किसके थे? दिस वॉज नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला के शब्द थे। बीइंग ट्राइड फॉर द ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी वो किन लोगों की थी? वाइट लोगों की। गोरे लोग ही रूल कर रहे थे, उन्हीं की सरकार थी। वाइट लोगों की जो सरकार थी, साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, उसने नेल्सन मंडेला पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया था। अब ये जो वर्ड है, इसे रेड कलर से हाईलाइट किया है आपके बुक में और इसकी मीनिंग चैप्टर के एंड में दी है। तो उस मीनिंग को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग यानी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ट्रेजन क्या है, इसकी क्या डिफिनीशन है? द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिगेंस। देखो, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध और एलिगेंस का मतलब होता है वफादारी। यानी जो अपराधी है उसे जिस सरकार का वफादार होना चाहिए था, एलिगेंस होना चाहिए, नहीं उसकी वफादार होना चाहिए था जिस सरकार का, उसको हटाने की, उसको ओवरथ्रो करने की जो कोशिश है वो उसने की है। तो ऐसा जो काम करेगा, ऐसा जो अपराध करेगा कि जिस सरकार का उसे वफादार होना चाहिए उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो देशद्रोह है, ठीक है। तो ट्रेजन का मतलब आप समझ गए। तो नेल्सन मंडेला और उनके साथ और जो लीडर थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजीम इन द कंट्री। अब अपार्थाइड क्या है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1989। तो 1948 से लेकर 1989 के बीच में जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उसने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, कुछ नियम कानून बनाए थे। तो ऐसी सरकारी पॉलिसी जो रेशियल सेपरेशन, रेशियल मतलब काले गोरे के हिसाब से जो बंटवारा किया गया था सरकार के द्वारा कि काले लोग अलग हो जाओ और गोरे लोग अलग हो जाओ, ठीक है। और काले लोगों के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, बुरा बर्ताव किया जा रहा था। तो ये जो नियम कानून थे, बहुत सारे नियम कानून थे जो काले, पहली बात तो ये कि उन्होंने काले और गोले को अलग कर दिया था कि दोनों एक नहीं है, ब्लैक अलग हो जाओ, वाइट अलग हो जाओ, और दोनों लोग के लिए अपना अलग अलग नियम कानून बनाया था। काले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले वो नियम कानून बनाए। तो ये जो पूरा सिस्टम था उसे हम अपार्थाइड कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। तो नेल्सन मंडेला और इनके जो साथी थे उनका जुर्म ये था कि उन्होंने इस अपार्थाइड रिजीम का, यानी अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी उसका अपोज किया था, उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रीडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। तो उन्होंने 28 साल साउथ अफ्रीका के सबसे खूंखार जेल में बिताए, और वो जेल कौन सी थी? रॉबिन आइलैंड। तो यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हो ये डेंजर लिखा हुआ यानी खतरा है। नेटिव्स मतलब जो वहाँ के मूल निवासी हैं साउथ अफ्रीका के, जो काले लोग थे, ब्लैक लोग, वो नेटिव्स थे यानी वहाँ के देसी लोग थे। और इंडियंस, इंडिया के लोग भी बहुत से माइग्रेट करके यहाँ से चले गए थे, छोड़ के वहाँ बस गए थे साउथ अफ्रीका में, तो उनसे कहा जा रहा है। और कलर्ड्स में देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती थी, जैसे एशिया के और हिस्सों से जो लोग साउथ अफ्रीका में जाके बस गए थे वो, या अगर किसी वाइट ने किसी ब्लैक के साथ शादी कर ली तो उनके जो बच्चे होंगे वो कलर्ड में ही जनरली आएंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों तरीके के लोग थे, जो काले थे, जो इंडियन थे, जो कलर्ड थे, इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? उनको सावधान किया जा रहा है इस बोर्ड के अंदर। अगर इफ़ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस, यानी इस इलाके में अगर तुम रात में घुसे, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, तो तुम्हें मिसिंग घोषित कर दिया जाएगा कि तुम गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? क्योंकि जो आर्म्ड गार्ड हैं, यानी जो गार्ड यहाँ लगे ना, उनके पास हथियार हैं, वो शूट ऑन साइट, जैसे ही तुमको देखेंगे ना, कुछ पूछे बगैर अगर तुम दिख गए, नेटिव या इंडियन लोग या कलर लोग कहीं भी दिख गए इनको इस एरिया के अंदर,
जहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो तुमको वो गोली मार देंगे। सैवेज डॉग्स डेवर द कॉप्स, और जो जंगली कुत्ते हैं वो क्या करेंगे, कॉप्स मतलब लाश होता है, तो तुमको गोली मार देंगे, तुम मर जाओगे, तो तुम्हारी जो लाश है उसको जंगली कुत्ते वो खा जाएंगे। तुम्हें पहले से ही वॉर्न किया जा रहा है। तो ये बोर्ड थे वहाँ पर, यानी इस एरिया के अंदर सिर्फ वाइट लोग इंटर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं इंटर कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब इस अपार्थाइड के खिलाफ जो स्ट्रगल थी, कोशिश थी, उसके बारे में हम देखेंगे। अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे कि हम डिफिनेशन में देख ही चुके हैं, कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल का मतलब काले गोरे यानी रंग के हिसाब से जो भेदभाव किया जाता है ना, उसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो ऐसा सिस्टम था जो कलर की बेसिस पे भेदभाव करता था, उसे हम क्या नाम दिए थे, अपार्थाइड दिया गया था। जो वाइट यूरोपियंस थे, यूरोप से जो गोरे लोग आए थे, उन्होंने सिस्टम को इम्पोज किया था, यानी अफ्रीकन लोगों पर थोप दिया था कि तुम्हें इसे फॉलो करना है। 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, यानी यूरोप की जो कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आती थी, वो साउथ अफ्रीका भी आते थे। तो साउथ अफ्रीका पे आए और ज़ोर ज़बरदस्ती करके, यानी ताकत के और हथियार के बल पे साउथ अफ्रीका पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उसी तरह जैसे कि इंडिया पे कब्जा किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग भी तो ऐसे ही आए थे, वो कब्जा करने थोड़ी ना आए थे। इंडिया के अंदर वो लोग आए थे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे होते हैं, कॉटन वगैरह था, तो व्यापार करने के लिए आए। फिर धीरे धीरे उनकी लालच बढ़ी कि क्यों ना हम इनसे खरीद के ले जाते हैं, यहीं पर कब्जा कर लें। तो इसी तरीके साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कब्जा किया। पहले वो व्यापार के लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे, फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अफ्रीका में जो कब्जा था वो इंडिया से थोड़ा अलग था। अफ्रीका में ये था कि जो ज़्यादातर वाइट लोग थे वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे। हमारे यहाँ क्या थे, बस लूट के ले जा रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत से लोग आके बिल्कुल बस गए थे यहाँ पर, और वहाँ पर वो लोकल रूलर बन गए थे, वहीं पर एक तरह से राज कर रहे थे, रूल करने लगे थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्किन कलर। तो ये जो अपार्थाइड वाला सिस्टम था, ये लोगों को उनके स्किन के कलर के हिसाब से बांट रहा था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो देसी लोग थे, वो काले लोग थे। ठीक है, ब्लैक कलर के थे, और उनकी पॉपुलेशन क्या थी, मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। तो जो काले लोग थे ना साउथ अफ्रीका में, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी पॉपुलेशन 3/4 थी। यानी मान लो साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन अगर 4 करोड़ है, तो 3 करोड़ तो ये काले लोग थे, और इनको क्या कहा जाता था, ब्लैक्स कहा जाता था, क्योंकि इनके स्किन का जो कलर था वो ब्लैक था। इसके अलावा यानी एक तो गोरे लोग हो गए जो आकर यूरोप से आए थे, यहाँ कब्जा किए थे, और ये ब्लैक लोग काले हो गए। इन दोनों के अलावा देयर वर पीपल ऑफ द मिक्स्ड रेस, यानी मिक्स रेस भी थे, जिसे हम कलर्ड कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि एशिया से जो लोग आए थे वो कलर्ड में आ गए। ठीक है, जो सांवले रंग के होते हैं। उसके अलावा जैसे किसी गोरे ने जो वाइट है ब्लैक से शादी कर ली, तो फिर उनके जो बच्चे हुए वो कलर्ड कैटेगरी के अंदर आए। ठीक है, वो ना ज़्यादा गोरे थे ना काले थे, तो एक तो कलर्ड हो गए। और वो जो इंडिया से आए थे, अब इंडिया वाले भी कलर्ड में ही आते थे, लेकिन चूंकि इंडिया से ज़्यादा लोग थे इसलिए अलग से उनकी पहचान बना दी गई थी कि भाई इंडिया वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली 4 ग्रुप आप कह सकते हो, एक ब्लैक और एक वाइट और कलर्ड और इंडियंस। जो वाइट रूलर्स थे वो ट्रीट करते थे सारे ही नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स। इन्फीरियर का मतलब नीच, जो मतलब जिसकी हैसियत कम हो। ठीक है, तो जो गोरे लोग थे ना, जो रूलर थे, वो जितने भी नॉन वाइट थे उनको कहते थे ये लोग छोटे लोग हैं, नीच लोग हैं। और नॉन वाइट्स को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, कोई वोट नहीं डाल सकता था, सिर्फ वाइट वोट डालेंगे। ये जो अपार्थाइड वाला सिस्टम था, ये खास तौर से जो ऑपरेसिव था, यानी इस सिस्टम में जिसको सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता था, सबसे ज़्यादा सताया जाता था, जो खास तौर से जिनके लिए बनाया गया था, वो ब्लैक लोग थे। ठीक है, ये जो ब्लैक लोग थे इनको बिल्कुल मना था कि जो वाइट लोगों का एरिया है, जहाँ पर सारे गोरे लोग रहते हैं, वहाँ ये लोग रह नहीं सकते थे। वो वाइट लोगों के एरिया में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट हो, यानी परमिशन मिलेगी तभी आप जाके काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी जाकर काम कर ले। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीच, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें काले लोगों के लिए अलग थी और गोरे लोगों के लिए अलग थी। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी लोगों को जो हम अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। यहाँ तक कि जो काले लोग थे वो चर्च भी विजिट नहीं कर सकते थे उन चर्च में जहाँ पर गोरे लोग वर्शिप करते हैं, यानी गोरे लोगों का चर्च भी अलग था। काले लोग, जो ब्लैक लोग हैं, वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, यानी संगठन वगैरह नहीं बना सकते थे, और ना ही वो प्रोटेस्ट कर सकते थे अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, यानी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। 1950 से ही जो ब्लैक लोग थे और जो कलर्ड लोग थे, ये इंडियन, ये तीन ही लोग के परेशान थे, तो इन्होंने फॉट अगेंस्ट द
अपार्थाइड सिस्टम। तो इनके खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ इन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज, यानी रैली निकालते थे जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट करते थे और स्ट्राइक करते नहीं, हड़ताल वगैरह करते थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रीगेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हालांकि गवर्नमेंट तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मान रही थी क्योंकि संगठन आप बना ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बनाए हुए थे, जिसका नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला काम क्या होता है, जैसे आप बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला लगाते हो, तो वैसे ही अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए एक संगठन बनाए थे ये लोग, ब्लैक लोग, जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे थे। यानी किसी भी तरीके की अगर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही आपको काम करना है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन लोग थे, दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर छोटी छोटी और ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस बने थे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। जैसे वर्कर्स यूनियन हो गया, जो काले लोग, जो मजदूर थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था। और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वहाँ जो इलेक्शन के लिए खड़ी होती, वैसे अलाउ तो था नहीं उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी एक पार्टी बनाई थी। तो ये सब ANC के अंडर ही काम कर रहे थे। बहुत से जो सेंसिटिव वाइट थे, यानी जो समझदार थे, संवेदनशील थे, गोरे लोग, वो भी ANC को सपोर्ट कर रहे थे। भाई सीधी सी बात है, भले ही बहुत से लोग वाइट थे, लेकिन वो ये लोग समझ रहे थे कि हाँ, काले लोगों पर गलत कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं। तो बहुत से जो समझदार वाइट लोग थे, वो लोग भी ANC को इन्होंने ज्वाइन कर लिया टू अपोज द अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्वाइन हो गए नाम के लिए, बल्कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया इन वाइट लोगों ने। बहुत सी कंट्री ने डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, यानी बहुत सी जो देश थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो अपार्थाइड है ना, ये अनजस्ट है, यानी अन्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और रेसिस्ट है, यानी रंग के हिसाब से भेदभाव कर रहा है। क्योंकि खुलेआम ये चीज़ हो रही थी ना, बोर्ड लगा दी भाई यहाँ पर ये लोग नहीं आ सकते, तो कोई छुपी हुई चीज़ थी नहीं। तो दुनिया भर के कंट्री आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, कंटिन्यू टू रूल बाय द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। इन पर कोई असर नहीं पड़ा था। ये उसी तरीके से अपना रूल कर रहे थे, जहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले थे, उनको पकड़ते थे, जेल में बंद करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, यानी परेशान करते थे, और यहाँ तक कि मार देते थे। हज़ारों लोगों को इन्होंने, ब्लैक और कलर्ड लोगों को मार दिया। तो ये थी पूरी स्ट्रगल ब्लैक लोगों की अपने हक को हासिल करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और इसी तरह से मैंने क्लास 9 के और सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाई है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री की बनाई है, साइंस की बनाई है, ठीक है। तो और भी जो सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।